हेलो दोस्तों, आप सभी का द लॉजिकल इंडियन यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज मैं चर्चा करूंगा एक बहुत बड़ी राजनीतिक शून्यता पर, राजनीतिक खालीपन पर, जो बहुजन नेता, दलित समाज की सबसे बड़ी नेता बहन कुमारी मायावती जी की चुप्पी के कारण पैदा हो रही है। उस रिक्ति पर, उस शून्यता पर हम बात करेंगे। दोस्तों, इत्तेफाक से दैनिक भास्कर का ये पोस्ट हमको मिल गया जिसमें मायावती जी की तस्वीर के ऊपर लिखा है कि माया की खामोशी कुछ कहती है। तो इस पिक्चर के लिए मैं दैनिक भास्कर को धन्यवाद देता हूं, लेकिन मेरा मानना यह है कि अगर मायावती जी खामोश हैं तो कहीं संविधान पर कोई बहुत बड़े खतरे की आहट तो नहीं है। क्योंकि दोस्तों, एक बात सर्वविदित है, सब लोग जान रहे हैं कि भले ही भारत के संविधान से भारत के सभी लोगों को संरक्षण और संवर्धन मिलता है, भले ही भारत के संविधान से अल्पसंख्यक समाज को, महिलाओं को सुरक्षा मिलती है, लेकिन एक वर्ग के रूप में अगर संविधान से सर्वाधिक संरक्षण और विकास किसी को मिला है, किसी का हुआ है, तो वो दलित समाज है भारत का। और ऐसे में जबकि चारों तरफ दलितों पर अत्याचार बढ़ रहे हैं, दलित नेता का एकदम चुप रहना, और ऐसे में जबकि 2024 का चुनाव एकदम सिर पर आ गया, इनके द्वारा कोई चुनावी तैयारी न किया जाना एक डर पैदा करता है। कहीं इन्हें चुप तो नहीं कराया गया है? आखिर वो कौन सी शक्ति है जिससे ये इतना डरी हुई हैं कि ये कोई चुनावी तैयारी नहीं कर रही हैं? और अगर ये चुनावी तैयारी नहीं कर रही हैं, डरी हुई हैं, कोई ऐसी शक्ति है, तो ऐसी कोई शक्ति जो इतने बड़े नेता को डरा दिया हो, खामोश करा दिया हो, अपने समाज के लिए, देश के लिए, अपनी पार्टी के लिए बोलने से रोक दिया हो, क्या उस शक्ति से संविधान सुरक्षित है? ये सोचने वाली बात है दोस्तों। क्योंकि अगर हम इसके उल्टे चलकर सोचते हैं तो कुछ तथ्यों पर भी गौर करना पड़ेगा। हाथरस की घटना को देखिए, सारी पार्टियों के नेता, चंद्रशेखर आजाद रावण, संजय सिंह, अखिलेश यादव, जयंत चौधरी, सारे नेता वहां जा रहे थे, सबकी पार्टी के बड़े बड़े नेता जा रहे थे। लेकिन तब भी बीएसपी सुप्रीमो ने डबल इंजन बीजेपी सरकार पर सवाल उस तरह से नहीं किए थे जैसे करने की इनके समाज द्वारा इनसे अपेक्षा की जाती है। बस इन्होंने ट्विटर पे थोड़ा सा लिखा था। यानी अगर देखा जाए तो 2014-17 के बाद से ही ये राजनीति में बहुत सक्रिय नहीं है, ये बहुत हटकर काम कर रही हैं, या यूं कहें कि काम ही नहीं कर रही हैं। फिर से मैं यही बात सोचता हूं कि तो अगर ये नहीं काम कर रही हैं और अगर किसी के दबाव के चलते नहीं कर रही हैं, तो इतना बड़ा नेता जिसके कि कहने पर करोड़ों लोग सड़क पर उतर जाएंगे, जिनको जेल में डालने की कोशिश अगर सरकार करे, चाहे किसी आरोप में, कि जेलें कम पड़ जाएंगी, इतने लोग जेलों में जाने के लिए तैयार हो जाएंगे। अगर ये नेता खामोश है तो ये बहुत चिंता का विषय है, और ये चिंता इनके प्रति जितनी है उससे ज्यादा संविधान के प्रति है कि आखिर वो कितनी ताकतवर शक्ति है जो इतने बड़े नेता को खामोश कर रही है, चुप करा दे रही है, अपने हिसाब से यूज कर रही है। क्योंकि इनके जितने भी अब तक के निर्णय हैं वो सब बीजेपी के पक्ष में दिखाई देते हैं। अब तक के मोदी सरकार के पक्ष में, खुल करके नहीं, छुपे रूप से। चाहे वो दानिश अली को निलंबित कर देना हो, दानिश अली को विधूड़ी भाजपा सांसद द्वारा गाली दिए जाने पर उनके पक्ष में कुछ न बोलना हो, या अभी जो है बीएसपी के एकमात्र विधायक बलिया के रसड़ा से उमा शंकर सिंह द्वारा क्रॉस वोटिंग करके राज्यसभा में बीजेपी के लिए वोटिंग करना हो, कहीं भी मायावती जी कुछ नहीं बोल रही हैं ऐसा जो मोदी के खिलाफ हो, जबकि इस समय चारों तरफ मोदी सरकार की आलोचना हो रही है
इनका सारा मतदाता वर्ग, एक भी इनका ऐसा मतदाता नहीं होगा जो मोदी सरकार से सहानुभूति रख रहा होगा इस समय, जो मोदी सरकार को कुछ अच्छा मान रहा होगा। ऐसे में अपने समर्थक मतदाताओं की परवाह न करते हुए इनका खामोश रहना एक डर पैदा करता है। क्योंकि अगर हम इस बात को न माने तो फिर दूसरी बात हो जाएगी कि क्या मायावती जी की राजनीति बीजेपी को सत्ता तक लाने के लिए थी? क्योंकि मायावती जी की जो राजनीति है, इसको जरा देखिए ध्यान से, कि इन्होंने उत्तर प्रदेश के आगे अपनी पार्टी के विस्तार का वैसा कोई प्रयास नहीं किया जैसा प्रयास बीएसपी की स्थापना के समय इन्होंने और कांसी राम जी ने और तमाम नेताओं ने उत्तर प्रदेश में इस पार्टी को विकसित करने में किया था। तो दोस्तों, ये बहुत सोचने की बात है कि आखिर बहन जी 4-4 बार मुख्यमंत्री रही, लेकिन इन्होंने पार्टी का अन्य राज्यों में विस्तार क्यों नहीं किया? अगर हम दूसरी तरफ सोचें तो एक बात हमने सोच लिया, एक बात तो यह है कि कोई शक्ति है जो इनको डरा रही है, और दूसरी बात कि कहीं ये तो उस शक्ति से मिली नहीं है। आखिर यूपी के बाहर इन्होंने अपनी पार्टी का विस्तार क्यों नहीं होने दिया? वो कौन था जो इनको रोक रखा था, या किसके कहने पर ये रुकी हुई थी? क्योंकि अगर दलित समाज को देखा जाए तो दलित समाज पूरे भारत में फैला है, और जहां तक मैं देख पा रहा हूं कि पूरे भारत का दलित समाज मायावती जी को अपना सबसे बड़ा नेता मानता है। ऐसे में इन्होंने अपनी पार्टी के विस्तार के लिए काम क्यों नहीं किया था? कहीं ऐसा तो नहीं कि इनकी पार्टी के जरिए सिर्फ कांग्रेस को कमजोर करने के लिए आरएसएस ने कोई काम किया, और अब जब आरएसएस सबसे बड़ी शक्ति बनकर के भाजपा के रूप में, मोदी सरकार के रूप में सामने आ गया, तो अब कहा गया कि आपका काम तो खत्म है, आपने कांग्रेस को इतना कमजोर कर दिया था जिससे कि अब भाजपा की सत्ता हमेशा के लिए रह सके, अब आपकी कोई जरूरत नहीं, अब तो संविधान से देश चलना नहीं है बहुत, अब वोट की कोई जरूरत नहीं। तो इसीलिए एक डर है। उम्मीद करता हूं कि अगले 15 दिनों में, 20 दिनों के भीतर ये कोई बड़ा फैसला लें। दोस्तों, एक बात मैं यहां और भी कह दूं कि अगर मायावती जी आज के अवसर पर ऐसे वातावरण में इंडिया गठबंधन से अलग जाकर के चुनाव लड़ती हैं, तो यह बात साबित मानी जाए कि मोदी सरकार 400 सीट पा रही है। कैसे पा रही है? इसका मतलब है कि वो न केवल सरकारी संस्थाओं पर नियंत्रण कर रखी है, बल्कि बहुत सारी पार्टियों पर भी उस सरकार का ऐसा नियंत्रण है कि वो जो चाह रहे हैं वही उस पार्टी के लोग, पार्टी के सुप्रीमो या पार्टी के कुछ बड़े नेता कर रहे हैं। जैसे शिवसेना पर उनका नियंत्रण नहीं था तो क्या हुआ? शिवसेना को उन्होंने 2 टुकड़े में बांट दिया, उतने विधायक उनके नियंत्रण में चले गए। आज जो शिवसेना का शिंदे गुट है महाराष्ट्र का, क्या वो उसका फैसला शिंदे ले रहे होंगे कि उसका फैसला मोदी जी ले रहे होंगे? इसी तरह से अजीत पवार जो पार्टी का गुट बनाए हुए हैं, उनका फैसला, जो इतना डर गया कि अपनी पार्टी तोड़ करके उस सरकार में चला गया, क्या अपनी पार्टी के फैसले वो खुद ले रहा होगा, या वही फैसला लेगा जो मोदी जी और मोदी सरकार कहेगी? तो क्या उसी क्रम में अगला निशाना मायावती जी हैं? और अगर मायावती जी पर इतना मजबूत शिकंजा कस दिया गया है कि अभी अपनी पार्टी वैसे चलाएंगे जैसे आरएसएस और बीजेपी कहेगी, तो फिर निष्पक्ष चुनाव होगा? फिर ईवीएम को कौन हटा पाएगा? अगर ईवीएम से ही सारी सीटें जीत ली जाएं और मायावती जी अलग चुनाव लड़ जाएं, तो कह दिया जाएगा कि ये तो वोट बंट गया, इस नाते सरकार बन गई। तो चाहे ईवीएम के जरिए जीता जाए, चाहे निर्वाचन आयोग के शक्ति के दुरुपयोग से जीता जाए, चाहे जैसे भी चुनाव जीत लिया जाए, अगर मायावती जी अलग फ्रंट पर चुनाव लड़ेंगी तो जनता को यही लगेगा कि ये तो वोटों का बंटवारा हो गया, इसलिए बीजेपी सरकार, मोदी सरकार चुनाव जीत ली है। और एक बात और भी देखनी है कि अगर ये अलग चुनाव लड़ती हैं तो इनके प्रत्याशी किस तरह के खड़े होते हैं। ध्यान देना दोस्तों, आजमगढ़ के लोकसभा उपचुनाव में इन्होंने गुड्डू जमाली को खड़ा किया था, जिससे धर्मेंद्र यादव समाजवादी पार्टी के आजमगढ़ से चुनाव हार गए थे और निरहुआ जो है चुनाव जीत गए थे। पहली बार ऐसा हुआ है अब तक के इतिहास में कि मायावती जी की पार्टी बीएसपी कहीं उपचुनाव में चुनाव लड़ने गई हो। अब तक हमेशा यह चुनाव नहीं लड़ती थी उपचुनाव में,
और उपचुनाव में इन्होंने किसको खड़ा किया? मुस्लिम कैंडिडेट। जब मुस्लिम कैंडिडेट खड़ा हुआ तो मुस्लिम और सपा का वोट बंट गया, जिससे बीजेपी निकल गई। यानी ये साफ है कि आजमगढ़ में गुड्डू जमाली को इसीलिए खड़ा किया गया था बीएसपी की ओर से कि सपा कमजोर हो और भाजपा की सीट निकल जाए, और वही हुआ। तो अब आप बताइए कि ये फैसला क्या बहन जी कर रही हैं, मायावती जी कर रही हैं, या ये फैसला उनसे करवाया जा रहा है? और अगर ये फैसला उनसे करवाया जा रहा है तो ये कब से उनसे फैसले करवाए जा रहे हैं? और अगर मायावती जैसे नेता से कोई फैसला कोई बाहरी ताकत करवा ले रही है तो वो ताकत संविधान पर कितने हमले कर रही होगी, कितना हमला कर देगी, आगे संविधान कहां तक खत्म हो जाएगा, इसका अंदाजा लगाया जा सकता है। इसलिए अगले 15 दिन के भीतर यह स्पष्ट हो जाएगा कि संविधान रहेगा कि नहीं रहेगा। मेरा अपना मानना है कि अगर मायावती जी अलग चुनावी गठबंधन में आती हैं तीसरा मोर्चा बनाकर, या कि अकेले ही अलग चुनाव लड़ती हैं, तो इसका मतलब है कि इनको वोट बांटने के लिए कह दिया गया है। और मैं एक बात कह दूं कि जो मैं समाज को देख पा रहा हूं, इनका समाज, इनको वोट देने वाले लोग चाह रहे हैं कि ये इंडिया गठबंधन में मिलकर चुनाव लड़ें, जिससे कि समाज पर जो अत्याचार बढ़ा है उसको सरकार बदल करके कम कराया जा सके। इक्का दुक्का कोई अपवाद हो सकता है, आमतौर पर मैं यहां से दिल्ली तक की अपनी यात्रा में, आंदोलनों में यही देख रहा हूं। ऐसे में अगर अपने वोटर की परवाह न करते हुए बहन जी कोई अलग फैसला लेती हैं तो फिर इस बात में कोई संदेह नहीं रह जाएगा कि बीएसपी का फैसला मायावती जी नहीं ले रही हैं, बल्कि कहीं और से इनसे फैसला लिवाया जा रहा है। और या फिर ये मान लिया जाएगा कि मायावती जी इसीलिए बनाई ही गई थी कि आगे चल करके जब कांग्रेस से बीजेपी आगे निकल जाए तो सत्ता हस्तांतरण हो जाए, बीजेपी के हाथ में पूरी ताकत दे दी जाए। क्योंकि दोस्तों, जब तक बसपा का गठन और उदय नहीं हुआ था तब तक दलित समाज के लोग कांग्रेस को वोट देते थे, मुस्लिम समाज के लोग कांग्रेस को वोट देते थे, और सवर्ण समाज में खासकर ब्राह्मण भी कांग्रेस को वोट देते थे। आजादी के समय पर बहुत बड़ी बात एक बताने जा रहा हूं। आजादी के समय दो ताकतें थी भारत में। एक वे ताकतें जो संविधान लिख करके लोकतांत्रिक देश का निर्माण करना चाहती थी, एक वो ताकत जो मनुस्मृति लागू करना चाहती थी, हिंदू राष्ट्र घोषित करना चाहती थी। संविधान लागू करने वाली ताकतों में तमाम पार्टियां थीं, जिसमें सबसे प्रमुख थी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, जिसने संविधान निर्माण करवाया। अंतरिम सरकार भी इनकी थी और आगे 40 साल तक तो एकदम एक छत्र इनका राज रहा। दूसरी तरफ संविधान विरोधी जो ताकत थी वो भारत को हिंदू राष्ट्र बनाना चाहती थी और मनुस्मृति से देश चलाना चाहती थी। ऐसे में उस समय समाज दो हिस्से में बटा, लेकिन ज्यादातर लोग कांग्रेस में हो गए, खासकर ब्राह्मण समाज हुआ कांग्रेस में। और ब्राह्मण समाज के होने से मुस्लिम समाज को लगा कि यहां धर्म की लड़ाई अगर होगी तो संविधान की तरफ धर्म प्रमुख ब्राह्मण हैं, इस नाते उनको सुरक्षा मिली, तो मुसलमान भी कांग्रेस के साथ हो गए। और दलित समाज तो पूरा का पूरा शुरू से ही कांग्रेस के साथ था। ऐसे में संभव है कि जब आरएसएस ने कई तरह के प्रयास करके इन सभी लोगों की एकता को जो कांग्रेस में थी उसको तोड़ नहीं पाए, तो हो सकता है कि बीएसपी का गठन करके कम से कम दलित समाज को कांग्रेस से अलग करने की चाल चली गई हो। आखिर क्या कारण है कि बीएसपी का उदय तो हुआ, लेकिन इसके सारे फैसले बीजेपी के या तो पक्ष में है या इसको बीजेपी के समर्थन से सत्ता मिलती है। हमेशा इस पार्टी को बीजेपी ने समर्थन दे करके सत्ता में बैठाया। ऐसा क्या है? और फिर क्यों इसके विकास को आगे मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, जहां सबसे ज्यादा दलित अत्याचार होता है, मध्य प्रदेश और गुजरात में, क्योंकि रियासतें रही हैं वहां, आखिर इसके बावजूद भी इस पार्टी का विस्तार उधर क्यों नहीं हो पाया? इसके मुखिया लोग ही नहीं किए या कोई करने नहीं दिया? शायद इसलिए नहीं करने दिया गया कि क्योंकि यूपी और बिहार में अगर कांग्रेस कमजोर हो जाएगी तो उतने से ही वो केंद्र की सत्ता से बाहर हो जाएगी। और यही हुआ। बिहार में आरजेडी दलितों का वोट ले ली, वहां कांग्रेस कमजोर हो गई। और उत्तर प्रदेश में बीएसपी ने दलितों का वोट ले लिया, यहां कांग्रेस कमजोर हो गई। फिर इसके बाद बीजेपी में ब्राह्मण चले गए और सपा में मुसलमान चले गए। तो इस तरह से कांग्रेस यहां उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड जैसे राज्यों से एकदम खत्म हो गई। और जब ये खत्म हो गई तो आरएसएस और बीजेपी को आगे आने का मौका मिला।
यानी बीएसपी के जरिए कहीं ऐसा तो नहीं है कि कांग्रेस को कमजोर करके आरएसएस ने अपने और अपनी पार्टी बीजेपी के लिए रास्ता तैयार किया था, और क्योंकि उस रास्ते से अब वो सत्ता तक पहुंच गए हैं, 100% पहुंच गए हैं, अब उनको विपक्ष चाहिए ही नहीं, इसलिए अब बीएसपी को बंद करो। ये सब कपोल कल्पना हो सकती है, लेकिन मैं एक बात से डरा हुआ हूं कि अगर ऐसा है तो फिर अब संविधान कौन बचाएगा। एक काल्पनिक विचार मैं दे रहा हूं, एक सिद्धांत, एक कल्पना से बातें करने जैसा। आखिर क्या कारण है कि इनको अन्य राज्यों विकसित नहीं होने दिया गया, ये नहीं हुई? शायद इसलिए कि अगर ये पूरे भारत में फैल जाएगी तो कांग्रेस तो हट जाएगी, लेकिन बीएसपी पूरे भारत की पार्टी बन जाएगी। तो जैसे कांग्रेस को हटाने में दिक्कत आई आरएसएस को, वैसे ही बीएसपी को हटाने में दिक्कत आने लगेगी। इसी नाते इनको समेट कर रखो, इतने ही दूर तक रखो। इसलिए ये बहुत अहम हो जाता है सोचना, और मैं चाहूंगा कि जो इनके मतदाता वर्ग हैं, इनके कैडर के लोग हैं, उन पर दबाव डालें कि बहन जी जो है चुनाव में अपनी स्थिति स्पष्ट करें। आज 1 मार्च है दोस्तों, और मई 26 तक चुनाव का परिणाम आ जाएगा। पूरे 1.5 महीने चुनाव चलेंगे। अभी तक बीएसपी का कोई प्रत्याशी फाइनल नहीं। बीएसपी ने यह नहीं बताया कि वो चुनाव लड़ेगी नहीं लड़ेगी, गठबंधन में है, अलग है, क्या है। आखिर ये किसी का दबाव नहीं है या कोई साजिश नहीं है तो सामान्य बात तो नहीं है दोस्तों। अब मैं ये नहीं कह सकता कि दबाव है क्योंकि कोई सबूत नहीं है, मैं ये नहीं कह सकता कि कोई साजिश है क्योंकि कोई सबूत नहीं है। लेकिन अगर कोई बार बार अगर कोई टॉयलेट में जा रहा है तो इतना तो कहा जाएगा ना कि उसका पेट खराब है, कुछ खराब खाना खा लिया है। क्या खाना खाया है तो हम नहीं देखे, क्या बीमारी है हम नहीं देखे, लेकिन अगर वो बार बार जा रहा है तो या तो झूठ बोलकर जा रहा है, फिर क्यों जा रहा है, कोई और काम कर रहा है, और नहीं तो कुछ ऐसा खा लिया है कि उसका पेट, उसका पाचन खराब हो गया उस समय के लिए। कुछ न कुछ तो असहज बात है। बस मैं इतना कहना चाहता हूं दोस्तों। अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल सब्सक्राइब करिए। जय संविधान।